कहना चाहूंगा। कई बार कहा जाता है कि छायावाद अंग्रेजों के रोमांटिसिज्म से आई हुई कविता है, जो बंगाल की कविता से, बंगाल में जो कविता उस समय आई थी रोमांटिसिज्म के प्रभाव से, उसका हिंदी में रूपांतर हुआ। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि रोमांटिसिज्म लंदन से आया और वर्ड्सवर्थ वगैरह, कीट्स वगैरह वो थे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इन चार कवियों ने किस प्रकार से छायावाद की पूरी चेतना को भारतीय बना दिया। आप ये देखिए, प्रसाद को ले लीजिए तो कहीं से कहीं तक सारे परिवर्तन हैं, लेकिन परिवर्तन के बावजूद भी जो आनंदवाद की जो दार्शनिक चेतना है, जो भारतीय जीवन धारा में मौजूद है, वो छायावाद में लेकर के आए और ये प्रतिबोध भी जगाया कि जब तक हम लड़ नहीं पाएंगे, जब तक कि हम सांस्कृतिक आत्मा की तलाश नहीं कर लेते। अब भीतर में प्राण शक्ति नहीं है और शरीर से लड़े तो शरीर से नहीं लड़ सकते। जैसे चाइना के सैनिक होते हैं ना, भीतर में प्राण नहीं है लेकिन खड़े कर दिए जाते हैं। तो जब तक भीतर के आत्मा का तेज नहीं होता तब तक ये चैतन्य बाहुबल में भी नहीं आता। और इसीलिए निराला उस संघर्ष को, या छायावाद के कवि संघर्ष को देख रहे हैं और क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद की, शक्ति के विद्युत कण बिखरे हैं आज। जितने विद्युत कण बिखरे हुए हैं, तो शक्तिशाली बनो, विजयी बनो। जब तक इन बिंदुओं को जोड़ेंगे नहीं। और ऐसे ही निराला को देख लीजिए, जागो फिर एक बार। तो आप देखिए सारे पौराणिक संदर्भों को लेकर के कैसे गुरु साहब के दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया और उसी को बात लेकर के कही जा रही है कि एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये जागरण है, केवल प्रकृति का जागरण नहीं है, राष्ट्रीय जागरण भी है। अब आप इसे कहेंगे वर्ड्सवर्थ तो प्रकृति का जागरण की बात करता है। हम कहते हैं कि छायावाद केवल प्रकृति का जागरण नहीं है, ये सांस्कृतिक आत्मा की तलाश है और उसका जागरण है, और इसीलिए हम इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। फिर देखिए व्यथा भी है। जैसे जयशंकर प्रसाद कहते हैं, व्यथा की नीली लहरों बीच, नीला रंग अवसाद का भी होता है। तो ये व्यथा की जो लहरें हैं वो अवसाद की हैं, पर इन्हीं व्यथा की लहरों के ऊपर सूर्य का प्रकाश चमकता है तो अवसाद समाप्त हो जाता है और तेज सामने आता है, प्रकाश सामने आता है। तो ये मेरा ये तात्पर्य था कि इन कवियों ने प्रकृति के रंगों और प्रकृति के सुषमा को ही नहीं गाया, इस प्रकृति की सुषमा में भारत की जो अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा का भी जागरण किया। इसलिए छायावाद चाहे वहां से आया हो, चाहे जितना कहा जाए, लेकिन वो स्वच्छंदतावाद का वैसा रोमांटिसिज्म का पर्याय नहीं है। भारतीय चेतना का स्वनिर्मित एक स्वानुभव है, स्वानुभूति है। अब बात थोड़ी सी निराला के संदर्भ में भी, क्योंकि ज्यादा नहीं बोलना है और काफी लंबा समय हो गया है, मैं इसको जानता हूं, तो इतना सा कहना चाहूंगा कि निराला की कविता को अगर एक स्थान से देखें, मैंने अपने बेटे ने, हमारा बेटा अंग्रेजी में एमए उस समय कर रहा था, तो उसने कहा पापा हिंदी में तो ऐसी एलिजी शोक की दिखाई नहीं, अंग्रेजी में लिखे गए। मैंने कहा भैया मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, लेकिन तुमको सरोज स्मृति का एक टुकड़ा बताता हूँ। और टुकड़ा ये है कि वो निराला कहते हैं सरोज के लिए कि 18 अध्याय गीता के और 18 अध्याय जीवन के ये पूरे करके चली गई है। शायद तो ये सोच के गई होगी कि पिता जब आकाश के अंधेरे मार्ग को पार करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, तो मैं उनके पहले जाकर के आकाश मार्ग में कहीं न कहीं ज्योति बन जाऊं ताकि वे अपने रास्ते को प्रशस्त कर सके। बेटे ने कहा, बेटा अंग्रेजी वाला है, बेटे ने कहा पापा अंग्रेजी में इस तरह की शोक गीति नहीं लिखी गई। ये मेरा कहना है। दूसरा देखिए, जीवन के संघर्ष किस प्रकार के होते हैं वो एक बात है, और कविता में लिखते हैं वो एक, लेकिन निराला पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने आत्म संघर्ष को कविता के संघर्ष में बदल दिया। और इसीलिए आप देखेंगे निराला की कविताओं में उनके आत्मा का भूगोल विद्यमान है। निराला की कविता में उनकी आत्मा का भूगोल विद्यमान है, जीवन के संघर्ष विद्यमान है। और इसीलिए जब राम की शक्ति पूजा देखते हैं तो राम की शक्ति पूजा केवल पौराणिक कथानक नहीं रह जाता। आप उनकी राम के जटाओं में देखिए तो कहीं कहीं निराला नजर आते हैं।
आप ज्योति के पत्र पर लिखा गया राम रावण का युद्ध, आप देखिए यह अंधेरा आ रहा है, ये अंधेरा निराला जीवन भर अंधेरे में खड़े रहे लेकिन प्रकाश को देखते रहे, ये कितनी बड़ी बात है। फिर आप देखिए जितनी कविता में राम के मन में, राम तो वहां एक तरह से है ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो एक कथा है, लेकिन जो आशा निराशा का मनोविज्ञान है, उस वो मनोविज्ञान कितना गहरा है, और इतना गहरा है कि कहीं रास्ता सूझता नहीं है। जामवंत वो रास्ता बताते भी हैं, कभी कभी असहाय होके कहते हैं कि ये युद्ध लड़ा नहीं जाएगा, कि ये युद्ध देवी की माया के बीच में, राम और रावण का युद्ध नहीं रह गया, रावण को शक्ति प्राप्त है, रावण को शक्ति प्राप्त है देवी की, और मैं उस शक्ति से विहीन हूं। तो आप जानते हैं पुरुषार्थ की शक्ति को पुरुषार्थ से ही तोड़ पाते हैं। रावण की शक्ति को भी अगर उसने भक्ति से वो देवी को सिद्ध किया है, तो यहाँ भक्ति से सिद्ध कर सकते हैं। हम भी आपसे कह रहे, मैं इसीलिए आपसे कहा, सांस्कृतिक आत्मा को जीवित किए बगैर, जीवंत किए बगैर आप पुरुषार्थ नहीं दिखा सकते। तो आत्मा का तेज भी चाहिए और अपने शस्त्रों का तेज भी चाहिए, और तब जामवंत जो कहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कैसी आशा निराशा आती है। आशा निराशा क्या, वो देख रहे हैं कि मतलब जितना सिद्धि के पास जाते हैं और फिर भी देवी रावण की निकटता और रावण की सिद्धि के लिए बात करती है। और तब ये है कि जब तक अपने को प्राणपण से दे नहीं दिया जाए अपने लक्ष्य के लिए, अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, न्याय के लिए, देश के लिए, तब तक कुछ पाया नहीं जा सकता। और जट से वो कहती है, लो देवी, मैं 108वां पुष्प तुमने गायब करवा दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको राजीव नयन बचपन में माँ कहा करती थी। देखिए स्मृति पार करके कहाँ चले जाते हैं। और ऐसे कठिन समय में निराला के दो मन हुआ करते हैं, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। एक मन थक रहा है लेकिन दूसरा क्या कहता है, स्मृति के दुर्ग से पार, बचपन में माँ मुझे राजीव लोचन कहा करती थी, राजीव कमल ही होता है, निकाला तीर और आंख को लगाने लगे। अब ऐसे में तो देवी भी हार जाती है और कहती है, पुरुषोत्तम नवीन तुम्हारी जय होगी, जय होगी, जय। ये जो संघर्ष है, ये संघर्षों में हार नहीं मानने का है। हाँ है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो संघर्षों को समझता नहीं है, हार नहीं मानेगा। आप भी जानते हैं, जो व्यक्ति ये गाता है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में वसंत, लेकिन वो अंत में कहता है, रेत जो तन रह गया है। ये भी कवि उनका उन्हीं का गीत है। तो निराला सचमुच में आशा निराशा ही नहीं, ये भीतर बाहर के जितने संघर्ष हैं, उन संघर्षों को राम की शक्ति पूजा में लेकर के आते हैं। और तब हमें लगता कि राम के संघर्षों में और निराला के संघर्षों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पात्र बदले हुए, वहां सीता गायब है, पात्र बदले हुए हैं, लेकिन यहाँ मौजूद है। आप ये देखिए, निराला सरोज स्मृति में भी कितने कितने युद्ध के, तो निराला की छेड़ने की बहुत आदत थी। निराला मतलब ब्राह्मण थे, लेकिन कहते थे ना, ये कान निकुब्ज कुलकुलांगार खाए पत्तल में करे छेद। और क्या कह रहे हैं, मैं ऐसे ब्राह्मण को अपनी बेटी नहीं दूंगा जिनके चमरोंदे जूतों में बास आती है, जो दहेज की बात करते हैं, कुंडली फाड़ के रख देते हैं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। तो मेरा ये तात्पर्य था कि ऐसे कवियों के भी आक्रमण आए, जाति के भी आक्रमण आए, समाज के भी आक्रमण आए, और कम से कम राजनीतिक तौर पर भी संघर्ष की बात है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए निराला के बारे में तो जितना कहा जाए। अब आप एक उदाहरण दे करके, तो किस्से की बात आई, तो बनारस में या शायद इलाहाबाद में नेहरू जी आए हुए थे, और बनारस की उस सभा में कहीं बात हो रही थी, और नेहरू ने कह दिया था कि हिंदी को जब तक तकनीकी, विज्ञान और बड़ी समृद्ध भाषा न बना दिया जाएगा, तब तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाएगी। राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसे एक समृद्ध साहित्य चाहिए। निराला जी चुप रहने वालों में से नहीं है। और आप जानते हैं, निराला और नेहरू का तो द्वंद्व ही था। इलाहाबाद के सामने जो तोड़ती पत्थर कविता आप पढ़ते हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो आनंद भवन ही है, लेकिन इतना तो तय है कि एक कवि व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता, वो
उस अट्टालिका को पूंजीवाद के रूप में बदल देता है और मजदूरी से कहता है गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। ये व्यक्ति से निकल करके पूरी विचारधारा या पूरे पूंजीवाद पे चोट बात आ जाती है। यहाँ पर उन्होंने जो बात कही वो महत्वपूर्ण थी। नेहरू से उन्होंने खड़ी उस सभा में कहा कि आप जिस सभा में संबोधन कर रहे हैं उसमें हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद बैठा हुआ है, जिनके उपन्यास को लगभग 50 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जहां बैठे हुए हिंदी का सबसे बड़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसके मनोविकार संबंधी निबंध विश्व में किसी भाषा में इस प्रकार के निबंध नहीं मिलते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, वो बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कामायनी का लेखक जयशंकर प्रसाद बैठा हुआ है। इन 3 लोगों के रहते हिंदी दीनता की शिकार नहीं हो सकती, हिंदी तो राष्ट्रभाषा बन के रहेगी। अब ये देखिए, नेहरू को चैलेंज कर, राजनीति को चैलेंज करने वाला इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कई सारे व्यक्तित्व है, मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, मैं कह नहीं पाता, क्योंकि 15 मिनट में बात कहनी है और लंबी काफी चल गई है, लगभग 5:30 बजते आए हैं, तो 2 घंटे पूरे हो रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस हिंदी का जो जाति व्यक्तित्व है, रामविलास शर्मा के माध्यम से कहें या अन्यों के माध्यम से कहें, शास्त्र युग की जड़ता को तोड़ करके हिंदी को नई गति, नया छंद, नया लय, ये सब देने का काम उन्होंने किया। और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि ये महल तोड़ो, यहाँ पाठशालाएं आएगी, तेली वगैरह वगैरह ये सब पढ़ेंगे, निजी जातियां उभर के आएगी। मेरा ख्याल है इतना तो आज के जो जातिवादी या दलित सोच वाले हैं वो भी नहीं कह पाते। उस काल में कहना कि महलों में पाठशाला लगेगी जिसमें तेली तमोली ये सब बैठेंगे, कितनी बड़ी क्रांति, कितना बड़ा दर्शन, कितना बड़ा उजाला देने वाला कौन है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाहर में कर दिया गया हूँ, भीतर में कर दिया, जात से भी बाहर कर दिया उनको, लेकिन वो कहते हैं मैंने भीतर में अपने को भर लिया है। ये भीतर में किसको भरा है? उस दैन्य को, उस पीड़ा को जो हमारे समाज की है, जो हिंदी के जातीय समाज की है, तो उस पीड़ा को भर दिया है। ऐसे निराला को आज नमन करता हूँ। और आप सबने मुझे वक्त दिया, ये मतलब बुलाया इस बीच में, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और कुर्सी पर सामने बैठे हुए जितने भागीदार हैं इस न्याय परंपरा के, उन सबको प्रणाम करते हुए अपना स्थान देता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर विश्लेषणात्मक टिप्पणी। और सर, आपने जो ज्ञान के मोती बिखेरे हैं, और मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपको सुनने का मौका मिला। और समय सीमा नहीं होती तो हम चाहते थे आपसे और सुने। और लगता है आपने बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से उनके साहित्य को देखा है, परखा है, मैं ये कहूंगी। और बहुत बहुत आभार आपका इतने सुंदर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और आपकी आज की गोष्ठी में जितने भी वक्ताओं ने भाग लिया और जितने भी श्रोता के रूप में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे वक्ताओं ने तो समय का तो कुछ पता ही नहीं चला। हमेशा हर वक्ता की अलग धारा रही, अलग, हमेशा कुछ न कुछ नया निकल के आया जी। और सबसे जैसे कि श्री को हम लोग सही में नहीं जानते हैं उतना, अदर साहित्य को हम लोग नहीं जानते हैं, जबकि हमारे मंच का ये भी एक मकसद है कि एक नया कुछ सुने, कुछ नया जाने, तो वो पूरा तरह फुलफिल हुआ है आज। तो आप बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मनीषियों को, प्रबुद्ध साहित्यकारों को सुनने का आज हमें सुअवसर मिला। और एक बार फिर आप सबका हृदय से आभार। और मैं ये आशा करती हूँ कि ऐसे ज्ञानवर्धक गोष्ठियां CFL ऑर्गेनाइज करता रहेगा। धन्यवाद बबीता जी, साधुवाद आपको इस गोष्ठी को। मैम आप सबका भी धन्यवाद, और सरिता जी आपका स्पेशली धन्यवाद कि आपने बहुत सुंदर तरीके से मंच का संचालन किया। धन्यवाद। आप श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। तो कार्यक्रम के समापन की हम घोषणा आदरणीय आशा सर कि उन्होंने इतनी सारी बातें हमारे समक्ष रखी
निराला जी का तो हम कहते हैं कि व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली, वो इतना व्यापक है कि हम अगर पूरी जिंदगी भर की बात करें तो ऐसे कवियों के बारे में कम है। बहुत बहुत आभार आपका। उनके सागर में से थोड़े भी अगर हम मोती चुन कर एक दूसरे में समझ सकें तो ये हमारी जी आज की संगोष्ठी में गागर में सागर भरने का हमने प्रयत्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सहयोग के लिए। धन्यवाद। आभार।